Welcome back, students. Here we are going to discuss another important topic about law, where we are going to discuss classification of law or kinds or types of law. So let's start. Classification of law. As you know that there are several ways of classifying law, and the idea of classification of law is not new. Even in the ancient civilization, the jurists were well aware of the difference between the civil and criminal laws, at those times. यानी उन जमानों में भी कोई ना कोई लॉ की डेफिनेशन भी थी और लॉ में कोई फर्क भी था कि सिविल कौन सा है क्रिमिनल कौन सा है लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ many new branches have come into existence, and therefore the old classification has become outdated. The law can be classified in many ways with respect to the time and place. However, law may be broadly divided into the following two classes in terms of its usage. एक है जी इंटरनेशनल लॉ और दूसरा है म्यूनिसिपल लॉ यानी मुल्की लॉ के हवाले से बात होगी इंटरनेशनल लॉ बैन अवी कानून और म्यूनिसिपल लॉ ठीक है जी या नेशनल लॉ भी इसे कहा जाता है अच्छा आगे चलते हैं इंटरनेशनल लॉ क्या है ये उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करते थोड़ा थोड़ा हम सारी चीज़ों को टच करेंगे सो इंटरनेशनल लॉ इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ लॉ की so it deals with those rules and regulations of nation which are recognized and are binding upon each other through reciprocity. Many jurists, however, do not give much importance to this branch. In recent times, this branch of law has grown manifold and has acquired increasing importance on account of globalization and other related factors. यानी इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से और दुनिया ग्लोबल विलेज अप हो गई है यानी ग्लोबलाइजेशन का की वजह से तो इसकी अहमियत भी बढ़ गई है और ये ज़्यादा इसकी रिसेंट टाइम में ब्रांचेस ज़्यादा उभर कर सामने आई हैं so international law has further been classified as public international law or private international law. Public international law क्या है? This branch of law relates to the body of rules and regulations which governs the relationship between nations. Public international law जो अक़वाम के दरमियान जो ममालिक के दरमियान रूल्स और रेगुलेशंस को ये एक बॉडी ऑफ लॉ है जो कि डील करती है so countries mutually recognize these set of rules which are binding on them in their transactions on a reciprocal basis यानी एक मुल्क भी करता है तो दूसरा मुल्क भी इसको करता है तो सारे कंट्रीज इसके सेट ऑफ रूल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उन पर एक बाइंडिंग हैसियत रखता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ सेकंड है जी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज डेट पार्ट ऑफ लॉ ऑफ द स्टेट विच डील्स विद द केसेस हैविंग अ फॉरेन एलिमेंट प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ एक तो आपका नेशनल लॉ हो गया म्यूनिसिपल अब ये प्राइवेट भी है और इंटरनेशनल लॉ इसलिए है कि एक मुल्क के फॉरेन एलिमेंट्स क्या हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ रिलेट्स टू द राइट्स ऑफ प्राइवेट सिटीजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज यानी आपके लोग किसी मुल्क में रहते हैं या किसी मुल्क के लोग आपके मुल्क में रहते हैं तो ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में आएगा marriages and adoption of individuals belonging to different nations fall within its domain तो ये था आपका इंटरनेशनल लॉ जो कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है म्यूनिसिपल लॉ की तरफ आते हैं या जिसको नेशनल लॉ भी कहा जाता है म्यूनिसिपल लॉ बेसिकली डोमेस्टिक या नेशनल लॉ है और इट रेगुलेट्स रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट और सिटीजन्स के दरमियान है जो कि इन दोनों के दरमियान ताल्लुक को डिटरमिन करता है ठीक है जी और म्यूनिसिपल लॉ कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू टू सेगमेंट्स ये इसको फिर मजीद दो सेगमेंट में हम तकसीम करते हैं नेशनल या म्यूनिसिपल लॉ को पहला है जी पब्लिक लॉ
पब्लिक लॉ चीफली रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड सब्जेक्ट्स, यानी शहरी और रियासत के दरमियान जो ताल्लुक है इसको पब्लिक लॉ में आता है। और इट आल्सो प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स, ये भी इसमें शामिल है। और इसकी 3 जो डिस्टिंक्ट ब्रांचेस हैं उनका मैं आगे जिक्र करूंगा पब्लिक लॉ की। पब्लिक लॉ पहली है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दूसरी है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और तीसरी है जी क्रिमिनल लॉ। ठीक है ना। पब्लिक लॉ की पहली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज कंसिडर्ड टू बी द बेसिक एज वेल एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, यानी आईनी जो है वो कानून। द नेचर ऑफ एनी स्टेट इज बेसिकली डिटरमिन्ड बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जाहिर सी बात है कि एक रियासत उसके आइन से समझी जाती है कि वो रियासत कैसी है। इट आल्सो प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, और उस आइन से ही पता चलता है कि ये हुकूमत कैसी है उस मुल्क के अंदर, यानी यूनिटरी है, फेडरल है, पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल है, जो भी है। So all the organs of the states derive their powers from the constitution। और रियासत के अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, नॉर्मली 3 बड़े ही ऑर्गन होते हैं, जुडिशरी और आपका एग्जीक्यूटिव और आपकी लेजिस्लेचर है टॉप पे। तो ये तीनों को जो पावर मिलती हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनली जब मिल रही हो तो उस लॉ को हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं। और ये तकरीबन तमाम ममालिक में होता है, लेकिन डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पर, इसकी डिटेल में नहीं जाते। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। Administrative law mainly deals with the powers and functions of the administrative authorities, government departments, ठीक है जी, authorities, bodies, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के उन इदारों को आप जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनको इख्तियार किस हद तक कहाँ से कितना मिला हुआ है। और it deals with the extent of powers held by the administrative bodies and the mechanism whereby their actions can be controlled। कितना उनको इख्तियार मिलेगा, कहाँ तक मिलेगा और कहाँ तक उनका दायरा कार है, कंट्रोल किस हद तक कर सकते हैं, उनके एक्शंस किस हद तक, कहाँ तक वो उनकी अमलदारी है। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये हुआ कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को, जो आप उनकी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट में जो बॉडीज हैं उनको कितना, आप जैसे पाकिस्तान की बात करें तो आपके यहाँ कुछ सीडीए जैसे हो गया, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हेल्थ है, एजुकेशन है, बॉडीज हैं, कुछ रेगुलेटरी बॉडीज हैं। तो ये बड़ी डिटेल है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इनसे यानी किस हद तक अख्तियार है इनके पास। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और थर्ड है जी क्रिमिनल लॉ। Criminal law generally deals with the acts which are prohibited by law and defines the prohibited act as an offense। ठीक है जी। It also prescribes punishments for criminal offenses। Criminal law is very important for maintaining order in the society and for maintaining peace। यानी जो कोई जुर्म करेगा तो मुल्क के अंदर उसको सजा दी जाएगी, ठीक है, और ये मुल्क के अंदर अमन कायम करने के लिए बनाया जाता है। It is considered a part of public law as crime is not only against the individual but against the whole society। यानी जुर्म कोई करता है तो वो उस आदमी के खिलाफ ही नहीं करता, बल्कि वो पूरे सोसाइटी के खिलाफ, पूरे मुल्क के खिलाफ जुर्म करता है। तो ये जो लॉ बनाया जाता है ये क्रिमिनल लॉ की कैटेगरी में आता है। पब्लिक लॉ में आपके 3 तरह के लॉ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और क्रिमिनल लॉ। आगे चलते हैं जी प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ क्या चीज है? दिस ब्रांच ऑफ द लॉ डिफाइंस, रेगुलेट्स, गवर्न्स एंड इन्फोर्सेस रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस एंड कॉर्पोरेशंस, यानी लोगों के दरमियान और फिर एसोसिएशंस और कॉर्पोरेशंस के दरमियान जो तहल्लुक है, जो कानूनी तौर पर जो तहल्लुक है, उसको प्राइवेट लॉ की कैटेगरी में हम लेते हैं। इन अदर वर्ड्स, दिस ब्रांच ऑफ द लॉ डील्स विद द डेफिनिशन, रेगुलेशन and enforcement of mutual rights and duties of individuals। In other words, this branch of law deals with the definition, यानी उसको डिफाइन करना लॉ को, रेगुलेटरी अथॉरिटी उसकी कितनी है, एंड एनफोर्समेंट ऑफ द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, और जो लोग हैं उनके पास उनकी ड्यूटीज क्या हैं, एनफोर्समेंट उनकी म्यूचुअल राइट्स के हवाले से कितनी उनके पास इख्तियार कितना है।
ये देखा जाता है सारा और इसके अलावा उनकी यानी मतलब एनफोर्समेंट किस हद तक है। सो द स्टेट इंटरवीन्स थ्रू इट्स जुडिशियल ऑर्गन्स। यहाँ पर रियासत अपने अदालतों के जरिए उस इख्तियार को वजह करती है टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टी। यानी एसोसिएशन का आपस में झगड़ा है, ये एसोसिएशन का या कॉरपोरेशन का इंडिविजुअल के साथ है या आपस में है, तो ये कोर्ट के जरिए डिसाइड किया जाता है। प्राइवेट लॉ में ये आएगा। प्राइवेट या सिविल लॉ कन्फर सिविल राइट्स which are administered and adjudicated by civil court। ठीक है जी, सिविल कोर्ट पाकिस्तान की बात करें तो तमाम जगहों पर है, हिंदुस्तान में भी तमाम जगहों पर है, अमेरिका में, बरतानिया में, तमाम जगहों पर तमाम ममालिक अपने अपने तौर पर प्राइवेट लॉ को मुख्तलिफ अंदाज में वो कर रहे होते हैं। सो मुख्तलिफ उसमें सिलसिला होता है। ठीक है, पाकिस्तान में एक सिलसिलावार है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे यहाँ पर। मच ऑफ द लाइफ ऑफ ए सोसाइटी इज रेगुलेटेड बाय दिस सेट ऑफ प्राइवेट लॉज आर सिविल राइट्स। यानी ज्यादातर जो अमल हो रहा होता है वो यही प्राइवेट लॉ या सिविल राइट्स कर रहे होते हैं। दिस ब्रांच ऑफ लॉ कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। प्राइवेट लॉ को हम मजीद आगे इसको तकसीम कैसे करते हैं। पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ और लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन। पर्सनल लॉ क्या है प्राइवेट लॉ में? इट इज अ ब्रांच ऑफ लॉ रिलेटेड टू मैरिज है, पर्सनल डाइवोर्स है यानी तलाक है, एंड सक्सेशन या इनहेरिटेंस यानी वरासत के कवानीन हैं। सो ये पर्सनल लॉज हैं। दीज लॉज आर बेस्ड ऑन रिलीजन है। इसमें रिलीजन का भी बड़ा रोल है, इसमें रिचुअल्स का बड़ा रोल है, इसमें कस्टम्स ऑफ मैरिज है, डाइवोर्स है, इनहेरिटेंस है। इसमें इस पर्सनल लॉ में ये तमाम फैक्टर हैं जो कि इसमें सोर्सेज भी कह सकते हैं इसको, इसके साथ इनका बड़ा रिलेशनशिप है और इसे ये इसकी बहस है पर्सनल लॉ की। इन सच मैटर्स पीपल आर मोस्टली गवर्न्ड बाय द पर्सनल लॉज लेड डाउन बाय द रिलीजन्स। पर्सनल लॉ में ज्यादातर रिलीजन का रोल आ रहा होता है। ठीक है जी। प्रॉपर्टी लॉ, दिस ब्रांच ऑफ लॉ डील्स विद द ओनरशिप ऑफ द इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, जायदाद जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज यानी एशिया। ठीक है जी। और लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस, दिस ब्रांच ऑफ द लॉ pertains to an area where a person is required to do something because of his promise, contract or law. So it puts an obligation on the person to perform certain actions which generally arise as a consequence of an enforceable promise और एग्रीमेंट। यानी लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन ये है कि कुछ ऐसा आप करते हैं कि आपने वो काम करना होता है, आपको एक मुआहदे के तहत वो फुलफिलमेंट करनी होती है, वरना पेनल्टी पड़ती है उस कॉरपोरेशन पर, सॉरी उस आदमी पर। ठीक है, तो प्राइवेट लॉ में ये लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेटरी ड्यूटी होती है। कोई चीज़ आप मुआहदा साइन कर दें, कुछ भी कर दें, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कोई प्रॉमिस कर दें, तो आपने समथिंग उसमें आपने ऑब्लिगेटरी होता है पर्सन को वो सर्टन एक्शंस करने होते हैं। तो ये प्राइवेट लॉ है। पर्सनल लॉ जिसमें ज़्यादातर मैरिजेस और डाइवोर्स और ये चीज़ें आएंगी। प्रॉपर्टी लॉ जो मूवेबल और इमूवेबल, और लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन के आप सर्टन प्रॉमिसेस वगैरह को फुलफिल करते हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो पहले वाला जो मैं थोड़ा सा यहाँ आगे थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, इट स्टैंड्स रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लेज डाउन द ऑर्गेनाइजेशन पावर्स फंक्शंस एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पावर्स को डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के किसका कितना दायरा इख्तियार है। It also lays down the relationship between the people and the government as well as the rights, freedoms, fundamental rights and duties of the citizens. It can be called the law of the laws in the sense all lawmaking in the state is done on the basis of power granted by the constitutional law, the constitution। यानी आइन के तहत आपके मजीद मुल्क में जो उसके नीचे कवानीन बनाए जाते हैं वो इसी की रोशनी में बनाए जाते हैं। यानी all the laws being made in accordance with the constitution as well। सो फंडामेंटल लॉज और ये सारे इसमें वजह होते हैं और दायरा इख्तियार भी इदारों का वजह होता है। तो वहाँ यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया। स्टेट्यूट लॉ या ऑर्डिनरी लॉ ये क्या चीज़ है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड द नेशनल लॉ। ये वो म्यूनिसिपल लॉ भी इसे कहते हैं जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा और। इट इज़ मेड बाय द गवर्नमेंट
यानी ये स्टेट्यूट लॉ या ऑर्डिनरी लॉ या म्यूनिसिपल लॉ या नेशनल लॉ आपकी लेजिस्लेचर बनाती है एंड इट डिटरमिन्स एंड रेगुलेट्स द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल के लोग किस तरह से लोगों के रेगुलेशंस क्या होंगी, लोग इदारों की क्या होंगी। ठीक है जी, तो ये लेजिस्लेचर करती है। इट लेज डाउन द रिलेशंस अमंग द पीपल एंड देयर एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी आप कोई भी काम करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ग्रुप है, कोई इदारा है, कोई कारोबार है, तो वो सारे का सारे का तहय्युन जो है वो आपका और उनका आपस में ताल्लुक और दायरा इख्तियार आपका आपकी लेजिस्लेचर करेगी। इसे हम स्टेट्यूट लॉ या ऑर्डिनरी लॉ कहेंगे। और द लेजिस्लेचर मेक लॉज, द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स दीज। ठीक है ना, सिंपल इज दैट। आपकी मुकर्रना बनाएगी, एग्जीक्यूटिव आपकी इंतजामिया उसको इम्प्लीमेंट करेगी एंड जुडिशरी इंटरप्रेट करेगी एंड अप्लाइज दीज टू स्पेसिफिक केसेस। ठीक है, इट्स क्लियर। सो ये तीन इदारों को हमने वहाँ वज़ा भी किया, कॉन्स्टिट्यूशनली वहाँ वज़ा हो गया, और स्टेट्यूट लॉ यहाँ लेजिस्लेचर इनको बना रही है और इनको इम्प्लीमेंट और इनको एग्जीक्यूशन और इनकी इंटरप्रिटेशन भी हो रही है। ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वहाँ था और यहाँ फिर डिफाइन करते हैं हम। इट लेज डाउन द रूल्स governing the exercise of the constitutional authority which stands delegated by the constitution of the state to all the organs of the government। यानी आइन ने तमाम इदारों को दे दिए। ठीक है जी। वहाँ यहाँ हम ये देखते हैं कि इट आल्सो गवर्न द रिलेशन बिटवीन द सिविल सर्वेंट्स एंड द पब्लिक एंड लेज डाउन द रिलेशन बिटवीन द सिविल सर्वेंट्स एंड द स्टेट। यानी जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं और रियासत का आपस में क्या रिलेशनशिप क्या है, और इनके पास सिविल सर्वेंट्स और पब्लिक यानी कितना क्या कहाँ तक गवर्न करेंगे। ठीक है नहीं। इन सम स्टेट्स लाइक फ्रांस की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स बनी हुई हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए। एंड जनरल लॉ इज एडमिनिस्ट्रेड बाय ऑर्डिनरी कोर्ट्स, और जनरल लॉ उनके यहाँ फ्रांस में ऑर्डिनरी कोर्ट्स उसको डील करती हैं। लेकिन कंट्रीज लाइक इंडिया हो गया, बरतानिया हो गया, अमेरिका हो गया, एंड सम द सेम कोर्ट्स, वही कोर्ट जनरल लॉ को भी डील करती है और वही कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को भी डील करती है। तो इन ममालिक में पाकिस्तान समेत कोई अलहदा से अदालतें नहीं बनी हुई होती, अलहदा से कोई लॉ नहीं होता है कि उसको डील करे, बल्कि जनरल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोथ यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स में ही एडमिनिस्टर होते हैं। जबकि फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं। ठीक है, और जनरल के लिए ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं। दैट इज द बिग डिफरेंस। और क्लैरिफाइंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ, जो हमने पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। हॉलैंड कहता है कि इन प्राइवेट लॉ द पार्टीज कंसर्न्ड आर प्राइवेट इंडिविजुअल्स alone and between whom stands the state as an impartial arbiter. So in public law also the state is present as an arbiter, although it is at the same time one of the parties interested। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सॉरी, ये तो थे कुछ लॉ को हमने टाइप्स और या टाइप्स उसकी एक्सप्लेन की या हमने इसको क्लासिफाई किया है। होप you have understand today's topic. Thank you very much.